हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है अनअकैडमी स्कॉलरशिप ज्वाइन करने का, प्लस बहुत सारे रिवॉर्ड्स ज्वाइन करने का, पाने का। देखिए, रिवॉर्ड्स तो खैर सेकेंडरी है। पहली चीज़ क्या है कि ऑल ओवर इंडिया आपका यहाँ पे जो है कि वो होने वाला है कंपटीशन, जो कि एक बहुत बेहतर चीज़ है मेरे हिसाब से। ऑल इंडिया जो है कि रैंकिंग भी आपको दिखेगी, प्लस अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, रैंक 1 में आते हैं, या फिर रैंक 2 to 6 में आते हैं, या फिर रैंक 7 to 16 में आते हैं, या फिर 300 लकी विनर्स में आते हैं, तो आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। रैंक 1 वाले को लैपटॉप आप देख सकते हैं, 5G स्मार्टफोन्स देख सकते हैं, ईयरबड्स देख सकते हैं, और 300 लकी विनर्स को गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये नवंबर 6 तारीख को, यानी 6 नवंबर को होने वाली है। इस संडे के बाद अगले संडे को 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो बैंकिंग वालों के लिए भी है, एसएससी रेलवे के लिए भी है। एसएससी एग्जाम सिमिलर टू रेलवे कम एग्जामिनेशन के आएंगे, ठीक है। तो आपका एक पास एक बहुत मौका है ये 5 करोड़ रुपए तक के स्कॉलरशिप जीतने का, और जरूर इसमें आप एनरोल करिए। आपको कोड मांगेगा तो wimleys@14, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। VIMLESH करके जो है कि कोड है @14, जिसको यूज करके आप फायदा उठा सकते हैं। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पीट में क्या करना है आपको कि कॉम्पीट बेसिकली एक क्विज आपको राउंड होगा, जिसमें आप क्विज करेंगे ऑल ओवर इंडिया से, जो भी आपके लेवल के स्टूडेंट होंगे। क्योंकि देखिए, लेवल तभी पता चलेगा जब आप उनसे जीतेंगे हारेंगे। तो उस लेवल के आपका कंपटीशन मिलेगा, जो है कि आपके इंडिया के सारे लेवल्स के एस्पिरेंट्स के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप जरूर कॉम्पीट को भी ज्वाइन करिए। करना क्या होगा, अकेडमी एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा, इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे आप कॉम्पीट को ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ज्वाइन करनी है। तो ये दोनों जरूर कर लीजिए। बाकी चलिए हम आगे अपनी वीडियो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और जीव विज्ञान का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि हमारे शरीर के जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में उत्सर्जी अंग का मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट, यानी कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। ये वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो वेस्ट मटेरियल में आपका आता है यूरिया हो गया, जैसे यूरिया हो गया, उसके बाद अमोनिया हो गया, और उसके बाद यूरिक अम्ल हो गया। तो ये सभी होते हैं हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल, यानी कि ये सभी हमारे शरीर में अपशिष्ट होते हैं। तथा इन्हीं अपशिष्टों को निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, उन्हीं के द्वारा इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ हमारे शरीर में उत्सर्जन जो तंत्र है निम्नलिखित हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? तो आप याद रखिएगा, वृक्क आता है यानी कि किडनी आता है, फेफड़ा आता है, त्वचा आता है, यकृत आता है, और बड़ी आंत आती है। तो ये सभी जो है हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत। इसके साथ मनुष्य का जो मूत्राशय तंत्र होता है, इसमें एक जोड़ी वृक्क होता है यानी कि किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हमारा मूत्राशय तंत्र होता है, हमारे शरीर का जो मूत्राशय तंत्र होता है, इसमें एक जोड़ी वृक्क होता है यानी कि किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, और एक मूत्राशय होता है, और एक मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है मनुष्य का मूत्राशय तंत्र। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आगे के स्लाइड में हम हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी अंग हैं उनको हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वृक्क यानी किडनी के बारे में। तो किडनी जो होता है, मनुष्य में वृक्क जो होता है, हमारे शरीर में जो किडनी होती है, वृक्क मतलब किडनी होती है, आप याद रखिएगा, सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारी जो किडनी होती है यह सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग की होती है, तथा प्रत्येक किडनी यानी कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी व कुंडलित
नलिकाएं पाई जाती हैं, इन नलिकाओं को हम कहते हैं वृक्कणाणु यानी कि नेफ्रॉन। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो नेफ्रॉन होता है इसको हम वृक्क की यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा कि वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है इसको हम वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसके साथ हमारे वृक्क यानी हमारी किडनी में जो पथरी होती है यानी किडनी स्टोन होता है वह यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण होता है। जैसे आप याद रखिएगा हमारे किडनी में आप देखे होंगे, किडनी में जो स्टोन हो जाता है, जो पथरी हो जाती है, वह किसके कारण से होती है, तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है हमारे वृक्क में पथरी हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि जो किडनी होती है हमारे शरीर में वो किसकी मतलब किसके कारण हमारे शरीर में किडनी होती है, तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है पथरी बनती है हमारे किडनी में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो वृक्क होता है इसका दो मुख्य कार्य होता है, आप याद रखिएगा। एक तो उत्सर्जन का कार्य करना और एक परासरण नियमन। तो ये दो कार्य होते हैं वृक्क यानी कि किडनी के। तो उत्सर्जन में इसका क्या क्या कार्य होता है कि किडनी का देख लेते हैं। तो वृक्क जो होता है हमारा, जो किडनी होती है, यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में बाहर से निकालता है। आप याद रखिएगा जो वृक्क होता है, जो किडनी होता है, यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में बाहर निकालने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, वृक्क के द्वारा। यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है वृक्क यानी कि किडनी ही महत्वपूर्ण अंग है। तो आप इसे याद रखिएगा। जो यूरिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो हमारे शरीर का मेन अंग है, मेन पार्ट है, वह वृक्क यानी कि किडनी ही है। तथा रक्त का शुद्धिकरण भी किडनी करता है। इसे भी आप याद रखिएगा कि रक्त का जो प्यूरिफिकेशन है, रक्त का जो शुद्धिकरण है, वह किडनी के द्वारा भी किया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। इसे आप याद रखिएगा। जब किडनी जो होती है वह स्वयं या मतलब स्वतः ही रक्त का शुद्धिकरण करती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। तो इसे आप याद रखिए, ये भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। तथा रक्त का शुद्धिकरण करने वाला हमारे शरीर का अंग कौन सा है, तो किडनी यानी कि हमारा जो वृक्क है वह रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो इसे आप जरूर याद रखिए। इसके बाद जो मान लीजिए यदि कभी किडनी जो होती है हमारी कार्य करना बंद कर देती है तो शरीर में हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता होगा, मान लीजिए किसी कारणवश से किसी मनुष्य की अगर किडनी यानी कि वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो उस मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड की जो है मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कृत्रिम यंत्र की सहायता से जो है अपशिष्टों को निकाला जाता है मनुष्य के शरीर से। तो इसको हम कहते हैं कृत्रिम डायलिसिस। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, उसके किडनी अगर कार्य करना बंद कर देती तो उस मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के अपशिष्ट इकट्ठा हो जाते हैं जैसे यूरिया हो गया और यूरिक एसिड। तो इस कारण से जो है उस मनुष्य का जो ब्लड है वह गंदा हो जाता है या ब्लड का प्यूरिफिकेशन या ब्लड का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। तो ब्लड का शुद्धिकरण करने के लिए कृत्रिम तरीका अपनाया जाता है। उस कृत्रिम यंत्र की सहायता से जो है अपशिष्ट पदार्थों को मनुष्य के शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कृत्रिम डायलिसिस। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो कृत्रिम डायलिसिस में क्या होता है कि यंत्र किसी मशीन के सहायता से मनुष्य की शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकाला जाता है जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है किसी मनुष्य की। तो ऐसी परिस्थिति में उसके बाद आपने देखा होगा मूत्र का जो हल्का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, ये भी लगातार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। तो मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। आप याद रखिएगा, मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो यूरोक्रोम होता है जिसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, यह हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो सामान्य मूत्र होता है उसमें 95% जल पाया जाता है, 2% लवण मिलता है, 2.7% यूरिया और 0.3
प्रतिशत आपको यूरिक अम्ल मिलेगा एक सामान्य मूत्र में। तो आप इसे याद रखिए कि जो सामान्य मूत्र होता है उसमें 95% आपको जल मिलेगा, 2% लवण मिलेगा, 2.7% आपको उसमें यूरिया मिलेगी और 2.3% आपको उसमें यूरिक अम्ल मिलेगा। इसके साथ मूत्र एक अम्लीय होता है। मूत्र क्या होता है? जो होता है वो अम्लीय होता है तथा इसका पीएच मान होता है 6। तो इसे आप याद रखिएगा, मूत्र अम्लीय होता है तथा इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 6 होता है। ये भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मूत्र किस प्रकार का पदार्थ है, तो यह अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय है तथा इसका पीएच मान होता है 6। तो इसे आप याद रखिए। इसके बाद परासरण नियमन क्या होता है? जो वृक्क का दूसरा कार्य होता है वो होता है परासरण नियमन। तो इसमें क्या करता है वृक्क? शरीर के लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण वृक्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके अंतर्गत जो है परासरण नियमन के अंतर्गत जो हमारी किडनी होती है वह शरीर में लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, शरीर में लवण यानी लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य भी है, कार्य जो है वह वृक्कों यानी कि किडनी के द्वारा किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दो कार्य मेन होते हैं किडनी के, एक तो उत्सर्जन करना यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा था नियम, मतलब जो वृक्क का कार्य होता है वो होता है परासरण नियमन। तथा इस परासरण नियमन के अंतर्गत जो किडनी होती है वह शरीर में लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये दो मुख्य कार्य हैं वृक्क यानी कि किडनी के, इन्हें आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे शरीर में कुछ अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग होता है यकृत यानी कि लीवर। तो यह विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो यकृत जो होता है, हमारा लीवर जो होता है, यह विशेष प्रकार के एंजाइमों की सहायता से जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक अमोनिया हो जाता है उस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता। तो ये पहला प्रश्न आपके लिए हो गया कि अमोनिया को हमारे शरीर में यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो लीवर करता है। तथा यह जो अमोनिया होता है जो यूरिया होता है यह अमोनिया से कम खतरनाक यानी कि कम हानिकारक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य लीवर के द्वारा किया जाता है, यह इसलिए किया जाता है कि जो यूरिया होता है वो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। इसके बाद यकृत में मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्तवर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। जिसे भी आप याद रखिएगा, यकृत में यानी कि लीवर में मृतक आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण बाइल पिगमेंट यानी कि पित्तवर्णक का निर्माण होता है। इसके बाद त्वचा जो हमारी उत्सर्जी अंग है, इसके बारे में ये देख लेते हैं। तो त्वचा का कार्य क्या होता है उत्सर्जन में? त्वचा में पाई जाने वाली जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं वो रुधिर से लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में बाहर निकालती हैं। तो आप याद रखिएगा, जो त्वचा होती है, त्वचा में पाई जाती है स्वेद ग्रंथियां। आप याद रखिएगा, हमारी त्वचा में, हमारी स्किन में एक प्रकार की स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो रुधिर यानी कि ब्लड से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर उसको निकालती हैं। और उसके बाद एक तैली ग्रंथियां भी हमारे स्किन में पाई जाती हैं। तैलीय ग्रंथियों का काम क्या होता है? तो तैली ग्रंथियां जो होती हैं, तैली ग्रंथियों से स्रावित जो सीबम होता है, आप याद देखिए, तैली ग्रंथियों में एक सीबम का स्राव होता है, जो सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, त्वचा भी हमारे शरीर के उत्सर्जन अंग मतलब उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। इसमें एक प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका कार्य होता है रुधिर से जल, लवण और यूरिया को लेकर पसीने के रूप में बाहर निकालना शरीर से। उसके बाद शरीर मतलब त्वचा की जो तैली ग्रंथियां होती हैं, तैली ग्रंथियों में सीबम नामक पदार्थ का स्राव होता है। यह सीबम नामक जो पदार्थ होता है अनेक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। इसके बाद हमारे शरीर का जो अन्य इम्पॉर्टेंट जो उत्सर्जी अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, जो फेफड़े होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, साथ ही साथ जलवाष्प का भी उत्सर्जन किया जाता है फेफड़ों के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे और जितने भी हमारे उत्सर्जी अंग थे
उनके बारे में हमने बात कर ली है। जितने भी अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उसको हमने कवर करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।